से पहले बात संभल हिंसा की तो इसके फरार आरोपियों पर अब इनाम घोषित किया जाएगा और इसके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हो सकता है। आपको बता दें कि संभल हिंसा केस में पुलिस को अभी भी 91 आरोपियों की तलाश है। इस मामले में अब तक 50 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 दिन पहले भी दिल्ली के बाटला हाउस से अदनान नाम के आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और अभी भी वहां पर कई आरोपियों के छुपे होने की बात सामने आ रही है और इसी को लेकर अब कहा गया है कि जितने भी जो आरोपी हैं संभल हिंसा के, उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाएगा और साथ ही साथ इनाम की भी घोषणा अब कर दी जाएगी। वही हिंसा में अभी तक 50 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 91 लोग हैं वो अभी भी वांछित हैं और उनके अलावा कई सारे ऐसे फोटोज हैं वो भी अनआइडेंटिफाइड है, उनको आइडेंटिफाई कराने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही जो वांछित लोग हैं उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू एवं पुरस्कार की कार्रवाई है वो भी अमल में लाई जाएगी। घटना किन कारणों से कारित हुई है, कौन कौन व्यक्ति इसके पीछे हैं, सभी एंगल पे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। और बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर सुनील कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, लगातार लोगों की तलाश की जा रही थी, कुछ को गिरफ्तार किया गया है, कुछ की गिरफ्तारी की अभी भी पुलिस लगातार कोशिश कर रही है और इसी बीच अब ये बड़ी खबर आ रही है कि इनाम भी घोषित होगा और साथ ही साथ जो आरोपी हैं उन पर बड़े एक्शन की भी तैयारी होगी। क्या क्या होगा, किस तरह से चीजें अब आगे बढ़ेंगी पुलिस जांच में संभल हिंसा को लेकर? देखिए, संभल हिंसा के आरोपियों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। उसमें 50 अब तक आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, वहीं 91 की आइडेंटिफाई हुए हैं। बाकी अगर कार्रवाई की बात की जाए तो शेष आरोपियों के खिलाफ पुलिस एनबीडब्ल्यू और इनाम की तैयारी कर रही है। बाटला हाउस में आरोपियों के छिपे होने की सूचना है। दूसरे स्टेट्स में भी यहाँ से तमाम आरोपी भागे हुए हैं। फिलहाल पुलिस का अभियान जारी है। पुलिस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई कर रही है और जल्दी ही उम्मीद की जा सकती है कि बड़ी तादाद में हिंसा के आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। जी, इनाम रखने की बात हो रही है, किस आधार पर कितना इनाम रखा जाएगा और क्या जिस तरह से बाटला हाउस से एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी, क्या यहाँ पर भी दबिश दी जा रही है? देखिए, संभल पुलिस दिल्ली में लगातार मौजूद है। बाटला हाउस पर पुलिस की नजर है और रहा सवाल इनाम का, तो इनाम के लिए नियमानुसार उसका वारंट जारी होता है, एनबीडब्ल्यू जारी होता है, उसके बाद इनाम का अप्रूवल होता है, उसके बाद में इनाम घोषित कर दिया जाता है। तो ये तमाम सारी प्रक्रिया है। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। हिंसा के आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस के प्रयास जारी हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील जानकारी देने के लिए। तो अब जो भी आरोपी इस वक्त पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, उन पर इनाम की भी बात हुई है और साथ ही गैर जमानती वारंट निकालने की भी बात पुलिस की तरफ से हो रही है। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आज संभल जाएगा, लेकिन संभल पुलिस ने डेलीगेशन को हिंसा प्रभावित इलाकों में जाने की परमिशन नहीं दी है। हालांकि संभल पुलिस के मुताबिक समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन अगर पीड़ित परिवार से मिलना चाहता है तो गेस्ट हाउस में मिल सकता है। समाजवादी पार्टी ने संभल हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को 5 लाख रुपए सहायता देने के लिए पहुंच रहा है। डेलीगेशन में पार्टी के 5 सांसद और 5 विधायक शामिल हैं। तो 2 बजे का कार्यक्रम रखा गया है, लेकिन हिंसा वाली जगहों पर जाने से मनाही है पुलिस प्रशासन की तरफ से। उनका कहना है कि अगर पीड़ित परिवार से मिलना है तो गेस्ट हाउस में मिल सकती है समाजवादी पार्टी की डेलीगेशन। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल कितने बजे तक यहाँ पहुँचेगा? महान भवन द्वारा लगभग 1 बजे आने की सूचना प्राप्त हुई है जी, जहाँ अन्य व्यवस्थाएं भी की गई हैं गेस्ट हाउस में। अच्छा सर, कितने लोग आ रहे हैं, आप लोगों को क्या जानकारी दी गई है? अभी महान भावों के साथ कुछ एमपीज के भी आने की सूचना प्राप्त हुई है और तदनुसार उनकी गेस्ट हाउस में व्यवस्था की गई है। बाकी फोर्स लगाई गई हैं जिससे वह सुचारू रूप से लोगों से मिल सकें। सर, क्या प्रतिनिधि मंडल हिंसा प्रभावित इलाके में आएगा, उसकी परमिशन? नहीं, अभी तक यह सूचना नहीं है। अभी तक तो गेस्ट हाउस की सूचना प्राप्त हुई है कि वो वहाँ तक रहेंगे। अगर वो इधर आते हैं तो क्या उसके लिए आप लोग यहाँ तक आने के भी उनके द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई है, न ही अनुमति प्राप्त की गई है और यदि की जाती है तो तदनुसार विचार किया जाएगा। अच्छा सर, कितना देर कार्यक्रम यहाँ पर रहेगा उनका, कुछ इसके लिए उनकी तरफ से कोई बताया गया है? क्या पीड़ित परिवार जो है उनके पास ही सीधे जाएंगे?
अभी तक कुछ लोगों से मिलने की सूचना प्राप्त हुई है और बाकी इस संदर्भ में अन्य जानकारी प्राप्त की जा रही है। और संभल में जिस जामा मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है, उसके सर्वे के दौरान संभल में हिंसा हुई और उसके ठीक सामने संभल पुलिस अपनी चौकी का निर्माण करवा रही है। चौकी के लिए शनिवार को भूमि पूजन किया गया था और अब वहां पर चौकी का निर्माण किया जा रहा है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। मौके पर आरएएफ के जवान भी इस वक्त तैनात किए गए हैं। संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल पहली बार संभल में आएगा और इस हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों से मिलकर उन्हें 5-5 लाख के जो चेक हैं उन्हें वितरित करेगा। ये प्रतिनिधि मंडल आज दिन में लगभग 1 बजे के आसपास यहाँ पहुँच सकता है, ऐसी आशंकाएं हैं। और इस प्रतिनिधि मंडल में तकरीबन 5 सांसद होंगे, उसके अलावा विधायक भी शामिल हैं और जिसमें नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे भी शामिल होंगे। संभल के सांसद जियाउर रहमान भी शामिल होंगे। जियाउर रहमान जो हिंसा के बाद से ही यहां पर नहीं पहुंचे हैं, जबकि वो यहां के सांसद हैं। और उसके बाद क्या वो यहां पर रुकेंगे, अपने क्षेत्र में रुकेंगे, क्योंकि उनका घर भी यहीं पर है? इस पर भी सवाल बने हुए हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी शुरुआत से ही लगातार यहां आना चाह रही थी। उनका प्रतिनिधिमंडल कई बार रोका गया था। राहुल गांधी यहां पर आना चाहते थे, अखिलेश यादव यहां पर चाह रहे थे कि वो यहां पर आए, मिले, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने पूरी तरह से यहां आने पर पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि हिंसा के बाद यहां के माहौल को शांत करने के लिए आरआरएफ, रैपिड एक्शन फोर्स, पीएसी और लोकल पुलिस इंटेलिजेंस सभी को यहां पर तैनात किया गया था, जिसके बलबूते आज यहां पर शांति बहाल हुई है। और इसी वजह से अब सांसद प्रतिनिधि जो हैं वो यहां पर आज आने की मंशा पाले हुए आज दिन में पहुंचेंगे। और संभल में शाही जामा मस्जिद के सामने जहां पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है, उसके ठीक बगल में एक टीला होने का दावा भी किया गया है। इसके बारे में कश्यप समाज ने संभल के एडिशनल एसपी को एक ज्ञापन सौंपा और दावा किया कि टीले पर एक पेड़ था जिसकी वो पूजा किया करते थे। उन्होंने दावा किया कि 1978 के दंगों के बाद उस पेड़ को हटा दिया गया। उन्होंने मांग की है कि उनकी जगह को वापस किया जाए। और संभल हिंसा का आतंकी कनेक्शन सामने आया है। पुलिस को शक है कि दुबई में रहने वाले शारिक साठा ने 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा की साजिश रची। शारिक साठा मूल रूप से संभल का ही रहने वाला है और अब वो आईएसआई के लिए काम करता है। इसके लिए उसके लिंक दाऊद इब्राहिम के गैंग से भी हैं। यह आशंका जताई जा रही कि उसने ही पाकिस्तानी गोलियां संभल में भेजी, जो बाद में पुलिस को मिली। संभल में रहने वाले शारिक के गुर्गों पर अब पुलिस तलाश करने के बाद कार्रवाई करने जा रही है। संभल के दीपा सराय का रहने वाला शारिक साठा वर्तमान में दुबई में रहता है। वो भारत से 2018 में दुबई भागा था, जिसके लिए उसने फर्जी पासपोर्ट का उपयोग किया था। इससे पहले वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद था। और अखिलेश यादव के सीएम हाउस के नीचे शिवलिंग वाले बयान के बाद अब सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें शिवलिंग की जानकारी थी तो फिर जब वो सीएम थे तो खुदाई क्यों नहीं करवाई। वो एक वोट को अपने साधने के लिए बयान दे रहे हैं। उनको ये भय सता रहा है कि कहीं मुसलमान हमारे साथ से खिसक न जाए, इस नाते ये इस तरह के नरगल बयान उनके आ रहे हैं। अगर ये बात उनकी जानकारी में थी तो वो जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने क्यों नहीं खुदाई कराई? सवाल तो ये है। तो 5 साल लगातार थे। वहीं बीजेपी नेता प्रवीण खंडेवाल ने भी अखिलेश पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अखिलेश ने ये बात कही वो धर्म का अपमान है। किसी का भी नाम जोड़ना या घटाना वो एक तय प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। यदि कोई उस जगह पर नहीं रहता तो उसका नाम हटेगा। यदि किसी के 2 वोट बने हुए हैं तो नाम हटेगा। वोट हटाने की कोई ना कोई वजह होगी और वो वजह चुनाव आयोग की प्रक्रिया में साफ लिखी हुई है।
तो ये आरोप लगाना कि भारतीय जनता पार्टी वोट हटवा रही है या कटवा रही है, मुझे लगता है कि ये जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की झूठ बोलने की जो आदत है, जो इनके डीएनए में घुस गया है, 10 साल में दिल्ली के लोगों ने यही नैरेटिव देखा है। मुरादाबाद के कुंद्रकी से बीजेपी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव को लगता है कि मुस्लिम मतदाता उसके साथ हैं तो मैं कुंद्रकी विधानसभा सीट से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, मेरे खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाए। इस पर कुंद्रकी विधानसभा उपचुनाव में एसपी प्रत्याशी रहे हाजी रिजवान ने रामवीर सिंह को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि वो मेरे नेता को चैलेंज कर रहे हैं, जबकि वो हम मुझसे 2 बार हार चुके हैं। अगर वो इस्तीफा दे दे तो मैं उनसे मुकाबला करने को तैयार हूं, शर्त ये कि पुलिस प्रशासन की देखरेख में चुनाव नहीं होगा। मुस्लिम हमारे साथ है और मुस्लिम ने बेबसी से वोट दिया है, तो वो पहले तो जानकारी करें कि मुस्लिम उनके साथ है या नहीं है, और उसके बाद भी लगता है कि साथ है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। एक बार वो आके मैदान में लड़े। और वो मुस्लिमों की चिंता क्यों कर रहे हैं? मुझे 95% जितनी वोटिंग हुई है उसका यादव भी 95% मिला है। उनकी एक विधायिका का गांव ससुराल मेरी विधानसभा में है, उस गांव का रिजल्ट उन्हें भेज दो आप। आदमी ने चैलेंज कर दिया, जो मुझसे 2 बार हारे हुए हैं। पहले तो यही उन्हें यानी चाहिए थी कि 2012 और 2017 में मुझसे हारे। अभी तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्यादा उनका कार्यकर्ता ही बहुत है उनके लिए। तो निष्पक्ष चुनाव करा लें और पुलिस को हटा दें और पैरामिलिट्री फोर्सेस के देख रेख में चुनाव करा लें। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन जीतेगा कौन हारेगा वो खुद भी जानते हैं। अपने गिरबान में झांके वो कैसे जीते हैं, कैसे जनता का वोट उन्होंने डलवाया है। फर्रुखाबाद से बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने अखिलेश यादव पर विवादित टिप्पणी की। बीजेपी सांसद का कहना था कि अखिलेश यादव भगवान कृष्ण की जाति के नहीं हो सकते। उन्होंने अखिलेश यादव की तुलना कंस और जरासंध से कर दी। नहीं लगता है कहीं भी अखिलेश जो कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान हमारी जात के, मुझे नहीं लगता है। हाँ, उनकी जात के कंस तो हो सकते थे, कृष्ण नहीं है। कृष्ण सबके थे, वो गरीब से गरीब लोगों के थे, निर्धनों के थे और सत्य के मार्ग पर चलने वाले। असत्य के मार्ग पर कभी कृष्ण भगवान नहीं चले। हाँ, कंस तो उनके हो सकते, जरासंध उनके समाज के हो सकते, वो मान सकते, लेकिन मैं नहीं कभी मानता हूँ कृष्ण भगवान उनके बंधुज हैं। ब्रेक के बाद खबर लेते हैं आजमगढ़ से, जहां पर सराफा व्यापारी की गोली मारने वाले बदमाशों की मुठभेड़ पुलिस से हो गई, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया जबकि दूसरा साथी पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गया। आपको बता दें कि बीती रात गंभीरपुर थाना क्षेत्र में सरेआम एक सराफा व्यापारी से लूट करने कुछ बाइक सवार बदमाश पहुंचे थे, जिसका विरोध करने पर बदमाशों ने व्यापारी को गोली मार दी। अब इस मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी बदमाश को घायल कर दिया है। नोएडा पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है, जहां पर 12वीं पास गैंगस्टर रेहान अपने 3 साथियों के साथ मिलकर बेरोजगारों को नौकरी और लाइफ टाइम मेंबरशिप का झांसा देकर ठगी किया करता था। गिरोह ने 1 महीने में 100 से ज्यादा लोगों से ठगी की है। यह गैंग sign.com पर आवेदन करवाने वालों से सदस्यता के नाम पर 1,900 रुपए लेते थे। इसके लिए बाकायदा 25,000 बेरोजगार आवेदकों का डाटा करीब 1 लाख रुपए में खरीदा था। पुलिस ने मौके से एक लैपटॉप, 6 मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, मोबाइल फोन और राउटर जब्त किया है। थाना सेक्टर 63 पुलिस ने यह कार्रवाई की है। वांछित रेहान की छापेमारी के दौरान एक कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। नोएडा की थाना 63 पुलिस ने ये छापेमारी की है और गौड़ सिटी के पास ये चल रहा था। आपको बता दें 12वीं पास गैंगस्टर के दोस्त मिलकर इस कॉल सेंटर को संचालित कर रहे थे। रेहान की तलाश के लिए गौड़ सिटी पुलिस पहुंची थी, लेकिन इस दौरान एक फर्जी कॉल सेंटर पकड़ा गया। sign.com के नाम से ये संचालित था और 1,900 रुपये बेरोजगारों से लिया करते थे नौकरी के नाम पर। आपको बता दें .com से 25,000 ऐसे बेरोजगारों का डेटा भी लिया था और इसके एवज में आरोपियों ने 1,20,000 रुपए दिए थे और इन्हीं बेरोजगारों को लगातार कॉल करके नौकरी का दिलासा दिया जाता था और लाइफ टाइम मेंबरशिप के लिए 1,900 रुपये लिया जाता था। फिलहाल इस गैंग का भंडाफोड़ किया गया है। इसमें एक डायरेक्टर फरार है और अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। फिलहाल
पुलिस अब तफ्तीश में जुटी है कि किन किन लोगों को इन्होंने ठगी का निशाना बनाया, साथ ही अकाउंट में पैसे लेते थे उन अकाउंट्स की डिटेल और मनी ट्रेल भी देखी जा रही है। छापेमारी के दौरान लैपटॉप, कंप्यूटर, CPU और राउटर समेत अन्य सामान भी मिला है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जो 3 आरोपी हैं, गैंगस्टर रेहान, उसके अन्य 2 साथी अमित सिंह और दीपांशु त्यागी और एक अन्य डायरेक्टर जो इस समय फरार है, उसकी अब तलाश के लिए टीम का गठन कर दिया गया है। और बुलंदशहर में कल शाम से लापता युवक का शव मिला है। शव के पास से उनकी बाइक भी पड़ी मिली। घटना थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के दक्ष गार्डन के पास की है। परिजनों ने लूट के बाद हत्या की आशंका जताई। झलना इल्ला गांव का रहने वाला विनोद चाय की दुकानों में मट्ठी सप्लाई किया करता था। पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। सीतापुर में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई है, जिसमें बच्चों के झगड़े को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। लाठी डंडे चले और घरों की छत से पथराव भी किया गया। मामले को लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। रामकोट थाना क्षेत्र के मिर्जापुर का यह मामला बताया जा रहा है। और सीतापुर में एक शख्स का लाइसेंसी राइफल के साथ अवैध असलाहा करने का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर एक शख्स दूसरे शख्स से अवैध असलाहा बेचने की बात कर रहा है। दूसरे वीडियो में शख्स लाइसेंसी राइफल की मैगजीन में कारतूस भरता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो के आधार पर बताया जा रहा है कि ये अवैध असलहे की तस्करी करने वाले हैं। तो सीतापुर में अवैध असलहे को लेकर जिस तरह से वीडियो बनाया गया, अब ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और इस वायरल वीडियो को लेकर अब पुलिस पूरी छानबीन में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि किसका वीडियो है, क्या है, ये पता लगाया जा रहा है। और बिजनौर के हल्दौर थाना क्षेत्र में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। नेहटोर से सवारियां लेकर चांदपुर जा रही प्राइवेट बस की स्टीयरिंग अचानक से फेल हो गई। इसके बाद ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाई, बस को रोड से हटाकर खेत पर उतार दिया। इससे बस में बैठे सभी यात्री सुरक्षित निकल आए। इस हादसे में ड्राइवर को मामूली चोट आई, लेकिन उसने अपनी सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से बचा लिया। और नए साल के जश्न को देखते हुए नोएडा में पुलिस अलर्ट है। बाजार, मॉल, क्लब, भीड़भाड़ वाली जगह पर पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। सीसीटीवी और ड्रोन से मॉनिटरिंग की जाएगी। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। ब्रेथ एनालाइजर से चेकिंग भी की जाएगी। नोएडा को 9 सेक्टर में बांटा गया है। मॉल और मार्केट के बाहर गाड़ियों को पार्क नहीं करने दिया जाएगा। भीड़भाड़ वाले इलाकों में रूट डाइवर्ट किया जाएगा। हुड़दंग फैलाने वाले असामाजिक तत्वों की निगरानी की जाएगी। जश्न की तैयारी और हुड़दंग की तैयारी करने वाले लोगों के लिए गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने एक प्लान तैयार किया है। उस तहत नोएडा को 9 सेक्टरों में बांटा गया है और भारी फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। इस समय हम गार्डन गैलेरिया में हैं, जहां पर सबसे ज़्यादा फुटफॉल रहता है। करीब 1 लाख से ज़्यादा लोग पहुंचते हैं 31 दिसंबर को पार्टी मनाने, और यहाँ पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें, सीसीटीवी साथ ही ड्रोन से निगरानी की जाएगी और साथ ही हुड़दंगियों के लिए एक सख्त मैसेज है। अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की स्थिति की तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसको देखते हुए भारी फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। साथ ही आपको बता दें, जो प्रमुख मॉल हैं, प्रमुख बाजार हैं, जिसमें से मेरे ठीक पीछे सेक्टर 18 है, यहाँ पर मॉल है, इसके अलावा प्रमुख बाजार है और साथ ही जहाँ पर रेस्टोरेंट बार्स हैं वहाँ पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। सादी वर्दी में भी पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा कुछ पीएसी बल भी तैनात किया जाएगा और हजारों की संख्या में पुलिस फोर्स डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। और मुख्यतः अगर